चलो तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग सीए में इंटरमीडिएट ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आने का चांसेस 100% रहता है। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या है और ब्रांच का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो ये समझना है सबसे पहले, कोई भी बिजनेस फर्म, कोई भी इंटरप्राइजेस अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहता है। तो अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करता है, नए नए स्टोर अप स्टोर ओपन करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो वो स्टोर ओपन करने को या नया आउटलेट खोलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है। और हर एक ब्रांच के लिए वो अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम रखता है। ठीक है ना। और हर एक ब्रांच जो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस के अंदर में अपना सारा लेखा जोखा रखेगा। दैट मीन्स अपना अकाउंट। ठीक है। मतलब जैसे हेड ऑफिस जैसा उसको गाइडलाइंस देगा उसी हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग में देखिए, इट रेफर्स टू द रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनेंस ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन प्लेस ऑफ बाय ब्रांच एंड डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। मतलब जितना भी है सारा रिकॉर्डिंग करेगा अगर ब्रांच वाले, ब्रांच अकाउंटिंग, तो अपना खुद के अकाउंट में मेंटेन करेगा, डिटरमाइन करेगा और रिजल्ट निकाल के देगा। एंड ऑल्सो द नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ब्रांच। मतलब उस ब्रांच का पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, मतलब अच्छा है खराब है, खोलने से फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, ये सारा चीज हमको इससे पता चलता है। ठीक है। तो ब्रांच खोलने से फायदा है कि नुकसान है वो कब पता चलेगा, जब मेरा ब्रांच में भीड़ रहेगा या ब्रांच में मेरा हाँ, काम होगा। ठीक है ना। या ब्रांच में मेरा परचेज और सेल्स जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो उसी हिसाब से पता चलता है। ठीक है ना। क्योंकि ब्रांच खोलने से सिर्फ ये नहीं होता, ब्रांच खोलने के लिए हमको एक्सपेंसेस चाहिए, मतलब कैपिटल चाहिए होता है। तो कैपिटल जितना लगाए हैं उतना सेल और परचेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। और ब्रांच का खुद का वो पैसा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वो हेड ऑफिस का डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। तो हेड ऑफिस इस चीज को देखेगा कि वो ब्रांच को रखने से फायदा है कि नुकसान। ठीक है ना। आज के डेट में देखा गया है कि बहुत सारा अपना कंपनीज अपना अपना आउटलेट खोल के रखा है। ठीक है ना। जैसे आज के डेट में तुम्हारा देखो, सैमसंग देख लो, सैमसंग अपना ब्रांचेस खोल के रखा है। बैंक देख लो, तो बैंक का दो अलग कंडीशन है। हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो बिजनेस के हिसाब से समझते हैं। ठीक है ना। जैसे स्वामी देख लो, उसके बाद देख लो एलजी का देख लो शोरूम बना हुआ है। ठीक, रिलायंस का शोरूम्स बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद टाटा का शोरूम्स बना हुआ है, टाटा का मोटर्स का, टाटा टाटा मोटर्स का ब्रांचेस अलग अलग बना हुआ है। ठीक है ना। उसका टाटा का जूडियो करके कपड़ा का ये है, वो उसका अलग से बना हुआ है। तो बहुत सारा कंपनीज अपना अपना क्या खोल के रखा है, ब्रांचेस खोल के रखा है। तो अब वो ब्रांचेस जो है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है इनलैंड ब्रांच, दूसरा है फॉरेन ब्रांच। तो इनलैंड ब्रांच किसको बोलते हैं, इनलैंड ब्रांच का मतलब होता है वैसा ब्रांच जो अपने डोमेस्टिक एरिया के अंदर में, मतलब इंडिया के अंदर में जितना भी ब्रांचेस खुलते हैं। ठीक है ना। अगर इंडिया को कोई कंपनी है और इंडिया में ही अपना ब्रांचेस खोलता है तो उसको इनलैंड ब्रांच बोला जाता है या डोमेस्टिक ब्रांच बोला जाता है। और इंडिया का ही कंपनी कोई अपना आउटलेट कहाँ खोल रहा है, बाहर, बाहर खोल रहा है, मतलब आउट ऑफ द कंट्री, उसको बोलते हैं फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है। तो फॉरेन ब्रांचेस का कंडीशन अलग आएगा, इनलैंड ब्रांचेस का कंडीशन अलग आएगा। इनलैंड ब्रांचेस जो है वो दो तरीका से वर्क करता है, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच किसको बोलेंगे, डिपेंडेंट ब्रांच जो है कंप्लीटली डिपेंड ऑन हेड ऑफिस। हेड ऑफिस पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहेगा। हेड ऑफिस जैसा गाइडलाइंस बोलेगा, जैसा करने के लिए बोलेगा वैसा वो काम करेगा। और इंडिपेंडेंट जो ब्रांच है वो सारा ट्रांजेक्शन अपने अकॉर्डिंग ही करेगा। ठीक है ना। वो हेड ऑफिस में सिर्फ अपना क्या पहुंचाएगा, रिजल्ट पहुंचाएगा कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हो रहा है। ठीक है ना। वो कहाँ से माल खरीद रहा है, कैसे बेच रहा है, कैसे नहीं बेच रहा है, वो सारा अपना इंडिपेंडेंटली करेगा वो। ठीक है ना। फाइनली आते हैं हम लोग को इस ब्रांच अकाउंट में हम लोग को चार मेथड पढ़ना है। चार मेथड में पहला मेथड का नाम है मेरा, कौन सा मेथड, डेटर मेथड, जिसको हम लोग सिंपल सिस्टम या सिस्टमैटिक सिस्टम मेथड भी बोलते हैं।
दूसरा मेथड है स्टॉक एंड डेटर मेथड भी बोला जाता है। तीसरा है तुम्हारा फाइनल अकाउंट मेथड, जिसको हम लोग कॉस्ट बेसिस पे मेजर करेंगे। और तुम्हारा चौथा जो है, चौथा मेथड जो है वो क्या है मेरा, फाइनल अकाउंट मेथड, जिसको होलसेल ब्रांच मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चार मेथड में से कोई भी एक मेथड आपका अकाउंट में या क्वेश्चंस में आ सकता है। वो ज्यादातर चांसेस है कौन सा आने का तुम्हारा, ये कॉस्ट बेसिस वाला और स्टॉक एंड डेटर वाला ज्यादा आने का चांसेस है। लेकिन आप जब तक डेटर मेथड नहीं सीखोगे तब तक बाकी का आपको ब्रांचेस नहीं समझ में, आप बाकी का मेथड नहीं समझ में आने वाला। ठीक है ना, तो फाइनल अकाउंट थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करता है कोई भी अकाउंटेंट कि फाइनल अकाउंट को अच्छे तरीका से हम लोग पढ़ें। ठीक है ना, तो फाइनल अकाउंट से आने का चांसेस ज्यादा रहता है। देख लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं उसको मेथड का नाम है क्या तुम्हारा, डेटर मेथड। डेटर मेथड में हम लोग को ब्रांच अकाउंट ही बनाना पड़ता है हम लोग को। ठीक है ना, अब ब्रांच अकाउंट और एक तो हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, डेटर, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, लिखा जाता है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग कि अगर ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो ब्रांच अकाउंट किसके अंदर में बनता है, हेड ऑफिस के अंदर में अकाउंट बनता है हम लोग का। ठीक है ना, आप लोग के बुक में क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली जनरल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली जनरल इंटरेस्ट बनाया गया है इनवॉइस प्राइस पे ही। ठीक है, तो वो जनरल इंटरेस्ट भी अभी हम लोग करेंगे, कैसे कैसे क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। पहले अकाउंट समझ ले, उससे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो कोई भी अगर ब्रांच खुला होगा नया नया, तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो ओपनिंग बैलेंस जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं क्या, सीडी बैलेंस लिखा हुआ है, क्या है, तो बीडी बैलेंस लिखा हुआ है। तो कोई नया ब्रांच खुला होगा तो बिगिनिंग ऑफ द कोई भी स्टॉक वगैरह कुछ नहीं होगा उसके पास में। वो डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे सेकंड नंबर पॉइंट से गुड्स साइड ऑफ ब्रांच से स्टार्ट होगा। उसके बाद वो एक्सपेंसेस करेगा, उसका लिखेंगे। ब्रांच का खुद का लाइबिलिटीज होगा तो वहां पर लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में देखिए, क्रेडिट साइड में टू बीडी बैलेंस, ये भी बिगिनिंग ऑफ द लाइबिलिटीज कुछ नहीं रहेगा। अगर ब्रांच खुलता है तो नया नहीं, तो भी कुछ नहीं रहने वाला। डायरेक्टली हम लोग कितना सेल किए हैं, कितना डेटर से पैसा मिला है, कितना मेरा रिटर्न आया है, और फाइनली मेरा क्या सीडी बैलेंस बच जाएगा। सीडी बैलेंस क्योंकि ब्रांच खुल करके मेरा लास्ट में बंद बंद होने वाला है, तो उस टाइम में मेरे पास में स्टॉक कितना बचा है, पेटी कैश कितना बचा है, डेटर कितना बचा है, वो सीडी बैलेंस हम लोग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बीडी बैलेंस मेंशन नहीं करेंगे जब नया अकाउंट नया ब्रांच खुलेगा तब। लेकिन अगर ब्रांच पहले से चल रहा होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मेरा स्टॉक ये सब सारा जो है बिगिनिंग ऑफ द मंथ का ये सारा चीज दिया रहेगा। ये भी अमाउंट जो है मेरा पहले से गिवन होगा। ठीक है ना, ये अमाउंट पहले से गिवन होगा जब मेरा बिगिनिंग मतलब ब्रांच ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है ना, उसका अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बोला है। ये मेरा क्या हो गया, अकाउंट ब्रांच का अकाउंट है। फाइनली जब आएगा तो या तो मेरा पास प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा ब्रांच से। तो अगर प्रॉफिट आता है तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। या लॉस आता है तो तब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। बशर्ते अगर प्रॉफिट आता है तो डेबिट साइड में, और मेरा लॉस आता है तो किधर साइड में लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में मेंशन करने वाला है। ठीक है ना, अब डेटर अकाउंट में देख लीजिए, अगर डेटर अकाउंट हम लोग को पता कैसे करना हो, डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है। तो डेटर अकाउंट मेरे पास में अगर पहले से चल रहा होगा तो पहले से मेरे पास डेबिट डेटर का बैलेंस कितना है वो पे मेंशन करेंगे बिगिनिंग ऑफ द मंथ में। ठीक है, और क्रेडिट में कितना सेल किया है, तो क्रेडिट सेल का मतलब ही तो डेटर होता है, कितना सेल किए हैं। और हम किसी को उधारी दिए होंगे तो उससे बिल रिसीव करना होगा, तो बिल कितना डिजॉनर्ड हो गया, डिजॉनर्ड हो गया तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। बाकी क्रेडिट साइड में आ जाओ, डेटर से कितना पैसा मिला कैश में या बैंक से वो मेंशन करेंगे। बिल रिसीवेबल कितना मिला वो लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड कितना किए हैं उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद बैड डेब्ट्स कितना हुआ वो देखना पड़ेगा। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न कितना हुआ वो दिखाना पड़ेगा, सभी क्रेडिट में सेल्स रिटर्न, कैश में नहीं। ठीक है, उसके बाद कुछ अलाउंस वगैरह छूट वगैरह कुछ दिया होगा तो वो लिखेंगे। और फाइनली मेरे पास में यहाँ पे क्या बचेगा, डेटर का कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगा, वो सीडी बैलेंस। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, डेटर ब्रांच का मेरे पास में कितना पैसा बचा हुआ है डेटर से लेने के लिए और देने के लिए, वो हमको पता चल जाएगा। फाइनली कुछ इंटरेस्ट वगैरह देख लेते हैं। इंटरेस्ट वगैरह हम लोग को बोलता है बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरेस्ट। ठीक है ना, देख लीजिए, जनरल एंट्री कुछ लिखते हैं हम लोग, मेंशन करते हैं जनरल इंटरेस्ट इन एचओ बुक। एचओ का मतलब क्या हो गया, हेड ऑफिस। ठीक है, तो पहला इंटरेस्ट जो होने वाला है वो क्या होगा, अगर मेरे पास में ओपनिंग बैलेंस है पहले से, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच, एसेट्स वगैरह होगा तो मेरे पास क्या होगा, तो लिखना पड़ेगा
तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले ब्रांच, जिस ब्रांच का नाम होगा तो यहाँ ब्रांच का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द ब्रांच नेम लिखेंगे और साथ साथ बगल में क्या लिखेंगे, ब्रांच। जैसे बोलेगा पटना ब्रांच, तो पटना ब्रांच लिखना पड़ेगा अकाउंट, ठीक है ना। तो नेम जैसे दिया रहेगा वैसे लिखना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे ब्रांच के नाम में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक हो गया, यहाँ पे स्टॉक होगा कौन सा, ओपनिंग वाला। अगर मेरे पास होगा तो यहाँ लिखेंगे टू। अगर मेरे पास प्रिटी कैश बुक होगा ओपनिंग वाला तो यहाँ पे मेंशन करेंगे टू। मेरे पास अदर किसी टाइप का एसेट्स होगा तो वो भी हम लोग यहाँ पे अदर टाइप का एसेट मतलब फर्नीचर वगैरह होगा तो वो भी हम लोग मेंशन कर करके यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। पहला इंटरेस्ट ये ओपनिंग बैलेंस वाला हो गया। दूसरा बैलेंस हो गया कि अगर मेरे पास में ब्रांच में कभी भी ओपनिंग क्या हो जाए, लायबिलिटीज हो जाए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच क्या, लायबिलिटीज, ब्रांच लायबिलिटीज। सर ये कहाँ से आया देख लीजिए, अकाउंट में किस साइड है, इस साइड है, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में, देख लीजिए ये वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, इसी का एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रांच, ब्रांच का नाम, अगर नाम लिखा हो तो नाम, ब्रांच क्या, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ये हम लोग मेंशन करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। नंबर थर्ड, नंबर थर्ड एंट्री बोलेगा, अब ये तो ओपनिंग वाला बात हो गया। अब उस ईयर में हम लोग क्या करेंगे, तो उस ईयर में उस ब्रांच को कुछ स्टॉक भेजेंगे कि भैया लीजिए इस साल का स्टॉक आपको भेज रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स, फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रांच में क्या भेज रहे हैं हम लोग, गुड्स भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन रिसीवर होगा, ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्या भेज रहे हैं ब्रांच को, गुड्स सेंट टू ब्रांच, यही लिखना पड़ेगा आपको, गुड्स सेंट टू द ब्रांच लिखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा नंबर जो एंट्रीज है, अगर हम एक्सपेंस किए, भेजने के लिए खर्चा उर्चा किए हैं, ठीक है ना, तो उसका भी पैसा देना पड़ेगा, कौन देगा, हेड ऑफिस देगा, है ना। तो ब्रांच अपने अकाउंट में लिखेगा, नाम से क्या लिखेंगे, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस। मीटिंग एक्सपेंसेस किसी टाइप के एक्सपेंसेस करेगा, उस टाइप के एक्सपेंसेस को यहाँ पे मेंशन करें, क्या नाम से, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या अगर बैंक से देगा तो बैंक अकाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग, ठीक है। थर्ड नंबर मतलब पांचवा नंबर जो एंट्री आता है वो क्या होता है, अगर मतलब कहाँ से, ब्रांच से कोई माल खराब हो जाए, मतलब जो आप माल भेजे हैं अभी तुरंत ये वाला, है ना, अब इसमें से कोई खराब हो जाए तो क्या करेगा वो, रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा ना। तो कौन सा माल, जो माल सेंड किए हैं, जो गुड्स सेंड किए उसी से रिटर्न आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ब्रांच रिटर्न बाय ब्रांच फॉर गुड्स रिटर्न, है ना, यहाँ पे गुड्स लिख लेंगे, सॉरी, फॉर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, किसको रिटर्न करेगा, हेड ऑफिस को रिटर्न करेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। एकदम इजी है चैप्टर, ज्यादा टेंशन वाला, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, रिमिटेंस दे रहे होंगे। रेमिटेंस का मतलब क्या हो गया कि ब्रांच कितना पैसा रिसीव किया, कैश वगैरह रिसीव किया, है ना, सेल करके, है ना, तो वो वाला अमाउंट आएगा। तो यहां लिखेंगे फॉर, फॉर रिमिटेंस, रिमिटेंस फ्रॉम ब्रांच और कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना रिमिटेंस रिसीव हुआ, वो सब सारा चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, या तो पैसा कैसे आएगा, कैश से, या तो बैंक से। और ये पैसा किसको मिलेगा, ब्रांच को मिलेगा, है ना, तो ब्रांच को पैसा मिलेगा। चाहे वो उधारी वाला जो पैसा हो, उधार सेल किया होगा वो वाला पैसा, चाहे वो डायरेक्टली सेल करके लाया हो वो वाला पैसा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री जो बनेगा वो गुड्स,
नेक्स्ट कंडीशन जो बनेगा कि अगर ब्रांच में हम लोग क्या किए, गुड्स सेंड किए, तो अगर हम फाइनली बोलेगा कि नहीं भैया ये फाइनल अकाउंट में मेंटेन भी करना है आपको, तो वो गुड्स को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में फिर ट्रांसफर भी करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट समझो, फॉर ट्रांसफरिंग ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ गुड्स, जो बैलेंस गुड्स बच गया, सेंड टू ब्रांच ब्रांच अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला है। ठीक है, ठीक है, या ट्रेडिंग अकाउंट या बोलेगा परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कहाँ ट्रांसफर कर दो? परचेज अकाउंट में। तो इसका एंट्री क्या होने वाला है? गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट नंबर जो बनेगा मेरा 8वां नंबर एंट्री बनेगा, वो क्या करेगा, क्लोजिंग मेरे पास कुछ बैलेंस बचेगा जब मेरा फार्म क्लोज हो रहा होगा, ब्रांच का अकाउंट क्लोज हो रहा होगा, तो उस टाइम में मेरे पास कैसे कुछ ना कुछ, जैसे ओपनिंग बैलेंस बचा था तो उसको उसको लिखे थे, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास में ब्रांच का कुछ ना कुछ बचेगा, तो वो वाला बचेगा तो उसको भी मेंटेन करना है, तो लिखेंगे फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स ऑफ ब्रांच। कुछ क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है ब्रांच अकाउंट में, तो उसको क्या मेंशन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, कैश बचेगा, पेटी कैश बुक बचेगा, है ना? हाँ, पेटी कैश रखना पड़ेगा। उसके बाद अदर एसेट्स वगैरह भी हो सकता है, अदर एसेट में फर्नीचर वगैरह, मशीन वगैरह वो सब बचेगा, वो सब सारा चीज। ठीक है ना, और भी आइटम आ सकता है लेकिन हम कुछ ही लिख रहे हैं। टू यहाँ पे कहाँ लिखेंगे हम लोग, ब्रांच अकाउंट में। ये खत्म। ठीक है, उसके बाद आठ, नेक्स्ट मतलब नंबर 8वां नंबर से बाद अब 9 नंबर जो एंट्री बनेगा, वो मेरा ये तो एसेट्स का हो गया, लाइबिलिटीज भी क्लोजिंग वाला बचेगा, है ना? तो लाइबिलिटीज कौन सा क्लोजिंग वाला सर दिखाते हैं, देखो ये जो लाइबिलिटीज बचा हुआ है यहाँ पे, ये क्लोजिंग वाला बचा हुआ है। ये ओपनिंग वाला लाइबिलिटीज था, ये बीडी बैलेंस, ये वाला सीडी वाला बचेगा, ये सीडी वाला। क्लियर है? ठीक है, बचेगा तो लिखेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन एंट्री के लिए तो लिखना पड़ेगा। अरे एंट्री में बताना पड़ेगा ना कि अगर बच गया तो क्या कैसे लिखेंगे। जी इसमें लिखिए। हाँ। लाइबिलिटीज अगर बच गया तो क्या लिखेंगे, ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, क्या बचेगा ब्रांच के पास में, क्रेडिटर बचेगा, आउटस्टैंडिंग कुछ एक्सपेंसेस बचेगा, और भी कुछ बच सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। फाइनली मेरे पास में क्या आएगा, 10वां नंबर एंट्री में दो चीज आ सकता है, या तो ब्रांच अकाउंट से क्या आएगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, यही आ सकता है। ब्रांच अकाउंट में या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस ही आ सकता है। तो अगर इन केस प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या नाम से लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नाम से मेंटेन करेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर लॉस आया तो इसी चीज को क्या कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ चल जाएगा, मेरा डेबिट में, और मेरा ब्रांच अकाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। इन केस ये क्या हो जाएगा, मेरा लॉस में चला जाएगा तब का कंडीशन से। ठीक है, चलो, ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है, तो एंट्री आपको क्लियर हो गया, एंट्रेंस वगैरह हम बता दिए आपको कि कैसे क्या होने वाला है। ठीक है ना, फाइनली एक क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चंस वगैरह कैसे डील किया जाता है, ताकि क्वेश्चन से आपको पता चल जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है,
तो क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं तो समझ लेते हैं आप लोग का बुक से ही। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखिए वो क्या बनाने के लिए बोला है यहाँ पे, डीके ट्रेडर्स आसाम ब्रांच एट मुंबई। डीके ट्रेडर्स का ब्रांच कहाँ पे है, मुंबई में ब्रांच है। ठीक, ठीक है, ये आसाम में है, हैज अ ब्रांच इन मुंबई, मतलब हेड ऑफिस कहाँ है, आसाम में। ठीक है, द ब्रांच रिसीव ऑल द सप्लाई ऑफ द गुड्स फ्रॉम द हेड ऑफिस आसाम फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर रिलेटेड टू द मुंबई ब्रांच ऑफ ईयर एंडेड 31st March 2022। प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, ये सारा चीज अमाउंट दिया हुआ है मेरे पास में। तो क्या बनाना है, ऊपर में लिखना पड़ेगा हेडिंग, क्या लिखना पड़ेगा, जिसका ब्रांच है जिस कंपनी का उसका नाम लिखना पड़ेगा, और एचओ का नाम लिखना पड़ेगा। और क्या बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे ब्रांच अकाउंट था, तो ब्रांच कहाँ है, मुंबई में, तो आपको लिखना पड़ेगा मुंबई ब्रांच का बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, ओपनिंग वाला, और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोजिंग वाला। इस साइड वाला क्लोजिंग वाला होता है, और इस साइड वाला क्या होता है मेरा, ओपनिंग वाला। तो पहले देख लेते हैं मेरे पास में क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास, ओपनिंग डेटर भी है, ओपनिंग क्रेडिट, क्या है मेरे पास, क्रेडिट कैश बुक। ये तीनों लिख करके क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिख देंगे। देखिए तीनों ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक देख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास में इतना, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट कैश बुक और डेटर से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लिया, देखिए यहाँ से क्या बनाया है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट कैश बुक और बिल रिसीवेबल, है ना, डेटर्स है, डेटर्स है ना, डेटर्स आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, खाली है, क्यों, तो इसका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो उसको लिखा अकाउंट बनाएंगे। चलो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोलता है कि गुड्स सेंट ऑन ब्रांच, हम ब्रांच को भेजे हैं सामान, हाँ, ड्यूरिंग द ईयर कितना, 80,000 का भेजे हैं उसको सामान। ठीक है, तो 80,000 का सामान यहाँ मेंशन कर देंगे एट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ब्रांच से रिटर्न आ गया 800 का, तो रिटर्न इधर करेंगे, देख ले यहाँ पे 800 का रिटर्न कर दिए। उसके बाद आया कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना, 72,000 का, तो कैश सेल बैंक अकाउंट से आएगा, कैश सेल 72,000 यहाँ पे लिख लिए। और उसके बाद क्रेडिट सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा, 46,000। तो ये कहाँ चल जाएगा, ये मेरा ब्रांच अकाउंट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, डेटर अकाउंट में। देख लीजिए डेटर अकाउंट में क्रेडिट सेल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये जाएगा अकाउंट। तो यहाँ पे आपको डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो डेटर अकाउंट कहाँ है, देख लीजिए डेटर अकाउंट है, ओपनिंग बैलेंस ये था, क्रेडिट बैलेंस ये था। सर ओपनिंग बैलेंस कहाँ से लेकर के आए, देखो ओपनिंग बैलेंस यहाँ से, ये वाला डेटर का। ठीक है, तो वही अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया है, और क्रेडिट में कितना सेल किए थे, 46,000 का सेल किए थे। क्लियर हो गया, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से इतना पैसा आया, 18,800 रुपए मिला है, तो यहाँ पे कैश से लिख लिया यहाँ पे टोटल। ठीक है, और ये डेटर अकाउंट में भी मेंशन करेंगे, तो कैश से रिसीव कितना किया डेटर से, देख लीजिए 18,800। तब ना बैलेंस पता चलेगा कितना कितना आ रहा है। उसके बाद देखते हैं, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक लाइन समझ में आ गया। उसके बाद है बिल रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से बिल रिसीव किए कितना का, 20,000 का बिल रिसीव किए, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बिल रिसीव किए, तो बिल रिसीव यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, डेटर अकाउंट में। ठीक है, क्लियर हो गया। सर कैसे लिख दिया अपने मन से, नहीं, देखो यहाँ पे फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल। ठीक है, अरे यहाँ पे कहीं भी बिल रिसीवेबल का कहीं बात नहीं है, फॉर्मेट ब्रांच में नहीं है। ठीक है, ब्रांच डेटर में बिल बिल का बात होता है, बिल का बात होता है, बिल रिसीवेबल बिल डिसऑर्डर्ड का भी बात होता है। क्लियर हो गया, ठीक है, ये चेक कर लीजिए। उसके बाद आता है तुम्हारा क्या उसके बाद क्या बात है मेरे पास में, यहाँ पे कैश सेंड टू द ब्रांच फॉर सैलरी एंड पेटी एक्सपेंसेस। अब ब्रांच को पैसा भेजे कि भैया तुम्हारा खर्चा उर्चा जो है उसके लिए हम पैसा भेज रहे हैं तुम्हारा। ठीक है ना, ये सैलरी देने के लिए, ये पेटी एक्सपेंसेस मतलब जो भी आपको मेंटेनेंस करने के लिए खर्चा, वो 400 रुपया हम अलग से भेज रहे हैं आपको, तो ये खर्चा यहाँ पे मेंशन करें। क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेरे पास डेटर अकाउंट से क्या बचने वाला है, बैलेंसिंग फिगर बचने वाला है, ये डेटर, क्लोजिंग डेटर बचेगा। तो यहां से मेरे पास में डेटर का ब्रांच निकल गया, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला अमाउंट। ठीक है, अब यहां से बनाया गुड्स सेंड तो किए हैं, तो मेरे पास गुड्स सेंड कितना आया है ये भी देखना पड़ेगा। तो गुड्स सेंड किए थे 80,000, और 72,000 का मेरे पास क्या था, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। मेरे पास गुड्स रिटर्न कितना हुआ, 800 का, जिसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है, यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास में और तो कुछ नहीं बचा हुआ है, और तो कुछ नहीं बचा है। बिल रिसीवेबल कितना था, 20,000 का यहाँ पे मेंशन कर दी, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस था, ये था मेंशन कर दिया। फाइनली इसको टोटल करने के बाद में देखो मेरे पास क्या आया, प्रॉफिट आया यहाँ पे। ठीक है, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फाइनली ये अकाउंट बनेगा, ये नॉर्मल अकाउंट है एकदम,
ठीक है, जिसमें हम लोग क्या सीखे, हमने ब्रांच अकाउंट सीखे और एक क्या बनाने के लिए सीखे, डेटर अकाउंट भी बनाने के लिए सीखे, ठीक है ना, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था ये भी बनाने के लिए, देख ली गुड्स सेंट ऑन ब्रांच अकाउंट भी बनाने के लिए बोला गया था, ठीक है, डेटर अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया था, लेकिन डेटर अकाउंट का हमको जरूरत पड़ गया क्योंकि क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर दिया ही नहीं था, तो इसलिए हमको निकालने की जरूरत पड़ा। क्लियर हो गया, आया समझ में? चलो, तो इतना मेरे पास में अकाउंट आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, और अभी हम जो जनरल इंटरेस्ट वगैरह लिखवाए हैं इसको थोड़ा सा रीडिंग कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जनरल इंटरेस्ट आएगा एग्जाम में बनाने के लिए, ठीक है ना, जनरल इंटरेस्ट पे ही खेला हो रहा है, जनरल इंटरेस्ट ब्रांच अकाउंट और डेटर अकाउंट पे ही खेला ज्यादातर होगा, ठीक है, तो इसलिए अकाउंट जो सिखाए हैं वो अकाउंट, अभी अकाउंट आर से लेगा क्योंकि अभी हम लोग एक ही मैटर सीखे, आगे और भी मैथड सीखेंगे तो हम लोग आगे इंटरेस्ट वगैरह भी और थोड़ा सा बढ़ेगा, तो फिलहाल बेसिक का इंटरेस्ट हम लोग को इतना जानना जरूरी है, ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा ब्रांच अकाउंट क्या होता है, कैसे क्या होता है। चलो चलो चलो, ठीक है।